गुड मॉर्निंग डियर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, कल जो है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का का डेट आ गया है। उसके संदर्भ में एक महीने में अग्रिम एक महीने में क्या क्या चीज़ें कराई जाएं, कितनी बेहतर से बेहतर चीज़ें कराई जाएं कि हम लोगों को बेनिफिट हो, उसके लिए उमेश सर से कल जो है कि चर्चा हुई थी। पूरी रणनीति पर चर्चा हुई थी। उस रणनीति को पालन करना हमारा कर्तव्य है, उसके साथ साथ आपका नैतिक कर्तव्य है। उस रणनीति पर चलते हुए आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति करना है। आपको अपने प्रति अनुशासित रहना है और अपने प्रति अनुशासन, अपने प्रति लगन, अपने प्रति दृढ़ इच्छा ही आपको सफलता दिला सकती है। ठीक है, तो अग्रिम एक महीने के लिए सब कुछ भुलाकर केवल और केवल अपने एक लक्ष्य को टारगेट करें और इसके साथ जो है कि पूरी तैयारी को आयाम दें। उसी के संदर्भ में हम जो है कि ये चाह रहे हैं कि हिंदी के करीब 20-25 प्रश्न पर डे बेसिस पे आपको प्रोवाइड करें और वो 20-25 प्रश्नों के साथ ही साथ उसके एडिशनल फैक्ट्स की भी चर्चा करें, ताकि जितने भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले से, उन सभी चीज़ों का चर्चा भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। तो क्या होगा कि डेली बाय डेली हम करीब 10 से 15 चैप्टर्स को या 15 से 17 चैप्टर्स को डेली बाय डेली हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्या होगा, डेली बाय डेली रिवीजन होगा और एक महीने में हम कंठस्थ हो जाएंगे, पूर्णतः हिंदी के सभी चैप्टर्स के बारे में कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास है कि हम जो है कि 20-25 प्रश्नों की श्रृंखला पर डे बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते रहें। ये 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग ज़रूर देखा करें। और ये वीडियो फॉर्मेट में आपके ग्रुप में ही जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा, तो इसको ज़रूर देखा किया करें। और जितनी रणनीतिक बातें आज उमेश सर आपको बताएंगे, उन सभी का पालन बहुत बखूबी करें, बल्कि उससे ज़्यादा करने का प्रयास करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए, बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप हमें जो है कि ग्रुप में या फिर हमें पर्सनल मैसेज में या पर्सनल कॉल से हमें ज़रूर अवगत कराते रहें। ठीक, जो भी उचित सुविधा आपको मुहैया करा सकेंगे वो हम ज़रूर कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है पहला प्रश्न क्या है, ये गद्यांश से प्रश्न है। और गद्यांश ध्यान समझिएगा, हर परीक्षा में 5 प्रश्न 4 प्रश्न गद्यांश आपसे पूछे जाते हैं और गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके जो है कि हिंदी में। इसी को पूरा कराने के लिए कुछ तो गद्यांश, कुछ तो रीजनिंग पर प्रश्न हल कराने के लिए आपको अखबार पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन अगर आपका सही रहेगा तो फिर आपको जो है गद्यांश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गद्यांश का सही नियम ये है कि आप एक बार प्रश्नों को, जितने प्रश्न गद्यांश से संबंधित दिए हों, उन प्रश्नों को अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर गद्यांश बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसका नियम यही होता है। जैसे प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए इन्होंने कहा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो अब हम पहले ये 4 प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, यानी यह गद्यांश कहना क्या चाहता है। दूसरा प्रश्न, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ और बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। अब ये चारों प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हल्का फुल्का याद होना चाहिए, ताकि हम जब पैसेज पढ़ें तो हमको थोड़ी बहुत चीज़ें याद होती रहें। चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में कह रहे हैं, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब यहाँ से ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाएंगे। जैसे देखिए, प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने के लिए भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी। अमेरिका ने दी, अमेरिका के विजय ने, जापान पर गिराए गए अणु बम ने, बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने। तो आपने पैसेज में अभी पढ़ा कि जापान पर जो अणु बम गिराया गया था, एटम बम गिराया था, उसी से मोटिवेट होकर लोगों ने जो है कि परमाणु बम बनाना शुरू किया। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, तो आपने कहा जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से,
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से या अमेरिका की वजह से? तो आपने कहा जापान में जो इतनी भयंकर विनाश लीला हुई थी उसके वजह से जो है कि हमें एटम बम की अपार शक्ति का आभास हुआ था। ठीक है। अच्छा, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो आपने कहा अपनी अपनी सीमाओं में कमी करने के उद्देश्य से? बिल्कुल नहीं, पैसे ये नहीं कहता। अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से? बिल्कुल नहीं। अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से? बिल्कुल नहीं। पारस्परिक भय के कारण? आपने कहा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पारस्परिक भय की वजह से सभी लोग अपने अपने जो है कि एटम बम बनाने में जुटे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम बहरहाल पैसेज पूरा पढ़ लेते हैं। पहले सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकती है। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। ध्यान देखिएगा, निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र, ऐसे शस्त्रों का न बनाया जाना, निशस्त्रीकरण की योजना। शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। आसन्न का मतलब बिल्कुल करीब दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। चलिए, पहला ही प्रश्न है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? अब गद्यांश का मूल कथ्य का मतलब पूरे गद्यांश में बातें क्या क्या कही गई है, इनका हमको मतलब स्पष्ट रूप से किसका ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो हमने देखा इसमें सबसे ज़्यादा बात जो की गई है वो बात की गई है भाई कि इतने जो सशस्त्र हथियार जो बन रहे हैं उनका जो है कि उन पर रोक लगाई जाए ताकि जो है देश में शांति, विश्व में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। तो गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो आपने कहा आतंक और सर्वनाश का भय, तो वैसे गलत हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा ही कहीं नहीं हुई है। अब विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़ या फिर निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, तो आपने कहा जो चर्चा हुई है इसमें ये शस्त्रास्त्र बनाने की होड़ नहीं लगी हुई है, यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई किस तरीके से निशस्त्रीकरण की जाए और विश्व में शांति फैलाई जाए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार गद्यांश के रेगुलर सवाल आप हल करें। आज हम आपको ग्रुप में पीडीएफ एक भेज देंगे जिसमें 100 से 125 क्वेश्चन होंगे गद्यांश के, उसकी प्रैक्टिस खूब करिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो रणनीति के आधार पर क्लास की चीज़ें होंगी उसके अलावा आप और खूब मेहनत करें। ठीक है, तो हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, वो 100 प्रश्न करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए अब आते हैं हम 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न कह रहे हैं राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा। अब इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण और क्रिया उपवाक्य। तो आपने कहा ऐसा है कि घर जाऊंगा, अगर इसमें घर जाऊंगा इसमें कह रहे हैं कौन सा वाक्य है, तो घर जाऊंगा मतलब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे फोकस किस पे किया है? जाऊंगा, और जाऊंगा क्या है भाई? क्रिया है, और क्रिया के साथ में कोई और शब्द जोड़ दिया जाए तो ये उपवाक्य ही तो है। एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करके जो वाक्य बनाया जाता है वो उपवाक्य है। अगर वो पूर्ण वाक्य नहीं है तो वो उपवाक्य होता है। तो हमने कहा क्रिया के साथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या है? क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? आप बताएंगे, सोच लिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अवधी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली जो है वो अवधी है, और अवधी भाषा में सबसे पहले जो कोई कृति हुई थी वो थी चंदायन। कौन सी थी? चंदायन। और वो चंदायन 1379 में हुई थी। उसी चंदायन के बाद से अवधी का विकास बहुत जोर शोर से हुआ। अब अवधी की चर्चा कर लेते हैं। यह अवधी एक बोली है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां होती हैं? तो आप बताइएगा हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां होती हैं। 18 बोलियां कहाँ से प्रफुल्लित हुई हैं? तो आपने कहा 5 उपभाषाओं से निकल करके 18 बोलियां जनरेट हुई हैं। तो आपने कहा 5 उपभाषाएं कौन सी है? तो आपने कहा पहला है पूर्वी भाषा। कौन सा है? पहला है पूर्वी उपभाषा है। इसके अंदर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। इसके बाद पश्चिमी होती है।
पश्चिमी के अंतर्गत आपका जो है कि खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, ठीक है, ये सारे जो बोलियां होती हैं वो पश्चिमी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद भोजपुरी, सॉरी बिहारी हिंदी आती है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसके बाद राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं मेवाड़ी, मालवी, मेवाती, ये सारे बोलियां जो है कि राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम बचता है पहाड़ी, तो कुमाऊनी, गढ़वाली, ये बोलियां जो हैं वो पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये क्लास जो चलेंगी वो रिवीजन के तौर पे चलेंगी, कि जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं उसी का रिवीजन हो रहा है, जो चीज़ें नहीं हो वो कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। तो ये हो जाती हैं बोलियाँ। और वो पूछा कि आप कौन सी बोली इलाहाबाद में बोली जाती है, तो आपने कहा अवधी बोली जाती है, ठीक है। अवधी का सबसे पहली कृति कौन सी है, वो है चंदायन, ये आपको हमने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न में, अ के उच्चारण का स्थान का नाम क्या है। मतलब जब हम अ बोलते हैं तो अ कहाँ से बोला जाता है, उच्चारित किस अंग से होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा भाई, कंठ तालव्य, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अब तो पहले हम बात करते हैं ये उच्चारण स्थान जो है वो स्वरों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। तो हमने कहा जब हम अ आ कहते हैं, अ आ, ठीक है, तो अ आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ से निकलता है। ई जब कहते हैं तो ई का उच्चारण स्थान जो है वो हमारा तालव्य यानी तालू से निकलता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ऊ की, तो आप देखिए जब ऊ बोल रहे हैं तो दोनों होंठ आपके सट रहे होंगे, तो ये ओष्ठ होता है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है, ठीक है। जब हम ऋषि की चर्चा करते हैं तो री जब बोलते हैं तो हमारा जीव जो है, जिह्वा मूर्ति है, तो इसे हम कहते हैं भाई ये मूर्धन्य होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ए की चर्चा करते हैं तो देखिए ए दोनों ये कंठ तालव्य होता है। कैसे होता है इसका भी थोड़ा टेक्निकलिटी समझ लीजिए। जो ए होता है वो अ धन ई से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अ धन ई से। और अ है आपका कंठ, देखिए अभी मैंने बताया आपको कंठ, और ई है तालव्य। तो अ और ई मिलके जब बनेगा ए, तो भाई ए क्या होगा, कंठ और तालु दोनों मिला के होगा ना, तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। वो ए और ए दोनों, ठीक। और उसी प्रकार से ओ अ जो होगा, ओ अ, ये चूंकि ओ अ धन ऊ से मिलके बना होता है, तो अ हो जाता है कंठ और ऊ हो जाता है ओष्ठ, तो ओ अ जो होता है वो कंठोष्ठ हो जाता है, ठीक है। उसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाता है। और जो अंग होता है वो अनुनासिक, नासिका से बोला जाता है अंग, ठीक है। और अह जो है कि दो स्वरों का अ और ह विसर्ग मिला करके बना हुआ है, तो अ अह दो इसमें स्वर है, तो किसी एक स्वर की चर्चा इसमें नहीं की जा सकती। एक स्वर है, एक व्यंजन है। और अंग अह को अयोगवाह व्यंजन भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अयोगवाह व्यंजन मतलब अंग अह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या है। उत्दंडयन, उद्दंडयन, उत्दन अयड़, उत्दन अयड़। सही ऑप्शन की चर्चा की जाए तो ऑप्शन नंबर ए। नियम क्या कहता है भाई, ये है संधि, और संधि में ये है व्यंजन संधि। क्यों, क्योंकि भाई ये व्यंजन के साथ व्यंजन का मिलाप हो रहा है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं व्यंजन संधि। अगर कहीं भी स्वर होता है, एक तरफ जो है कि अगर दोनों तरफ स्वर होता तो स्वर व्यंजन होता, स्वर संधि होती। अगर एक तरफ भी व्यंजन हो जाता है तो व्यंजन संधि, और कहीं विसर्ग लगा होता तो हम कहते हैं उसको विसर्ग संधि हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं संधि की, तो संधि कितनी होती है भाई, तो 3 होती हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो व्यंजन और विसर्ग में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन स्वर में होते हैं 5 भेद। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुड़ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, ठीक है। तो अभी के लिए संधि में इतनी ही, बाकी बातें आती रहेंगी तो डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, इसकी चर्चा कर लेते हैं भाई, ये उत्दंडयन उड्डयन कैसे हो गया। तो नियम कहता है कि त या द के बाद, त या द के बाद यदि ड आता है तो ये त और द, त हो चाहे द हो, ये ड में परिवर्तित हो जाता है। तो त धन ड, तो आपने कहा त के साथ ड मिल गया, तो त को भी अपने आप में मिला लिया, आजा मेरे रंग में रंग जा। तो आपने कहा त हो जाएगा ड और उत्दंडयन बन जाएगा उड्डयन। अगला प्रश्न है, चूरण किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, अर्धतत्सम, देशज या फिर तद्भव। पहले यदि सही ऑप्शन की बात की जाए तो वो हो जाता है तद्भव। कौन सा है, तद्भव। चूरण तद्भव शब्द है। इसका तत्सम की चर्चा कर लेते हैं, तो हमने कहा इसका तत्सम जो होता है वो होता है चूर्ण, ठीक है। क्या होता है, चूर्ण। हमने आपको कुछ ट्रिक बताए हुए हैं तत्सम शब्द पहचानने का। तत्सम शब्द से पहचानने का ट्रिक क्या है, हमने आपसे बताया है भाई कि 6 छत्री यदि आ जाए तो आप कहें तत्सम है, बड़ा श आ जाए तत्सम है,
पेटफरुआ स आ जाए तत्सम है। इसके बाद री ऋषि आ जाए, ठीक है, यानी नीचे वाला री, तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम है। अगर तिरंतुआ र आ जाए तत्सम है, उड़ंतुआ र आ जाए तत्सम है, वो वकील आ जाए तत्सम है। अगर ये शब्द, ये सब वर्ड अगर कहीं आ जाते हैं तो तत्सम की पहचान करने में आपको आसानी हो जाती है। और जहाँ भी तत्सम तत्व पूछा जाता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप पाइएगा कि इन सारे वर्णों का अगर आपको याद है और इनका प्रयोग करके आप आसानी से छांट लेंगे कि इसमें तत्सम कौन सा है। अब चूंकि बात चूर्ण के तद्भव शब्द की गई है, तो यहाँ का चूर्ण का हो जाएगा चूर्ण। और देखिए चूर्ण में भी उड़ंतुआ र लगा हुआ है, और उड़ंतुआ र का मतलब क्या होता है, तत्सम होता है। हम लोगों ने इस बात की चर्चा कर ली है। अब ये आते किस में है, तो ये आते हैं शब्द के भेद में, और शब्द का भेद होता है, कौन सा भेद होता है भाई, तो आप कहते हैं शब्द 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। और पहला आधार होता है इतिहास के आधार पर, और इतिहास के आधार पर होते हैं 5। कभी कभी ऑप्शन अगर केवल 4 दिया है तो 4 भी आंसर कर सकते हैं आप। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं इतिहास के आधार पर। अच्छा, इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के हैं। और अगला रचना के आधार पर, तो आपने कहा रचना के आधार पर होते हैं 3। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसके बाद अगला आता है प्रयोग के आधार पर, वो होते हैं 2। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। और फिर अंतिम आता है अर्थ के आधार पे, आपने का अर्थ के आधार पे होते हैं 4। और आपने का 4 कौन से होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, या फिर ढांढस बंधाना। यदि आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राह ना सूझना। चौकड़ी भूल जाने का अर्थ होता है भाई कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा, अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। तो आपने कहा चौकड़ी भूल जाने का मतलब होता है राह ना सूझना। अच्छा, एक जरूरी बात ध्यान समझिएगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पुलिस की परीक्षा में रेगुलर पूछे जाते रहे हैं, और इस बार भी आपके चारों शिफ्ट में उससे प्रश्न पूछे गए हैं, और हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। और जो जो चैप्टर्स मैं बताने जा रहा हूं, उन हर चैप्टर से 1 सवाल 2 सवाल 1 सवाल 2 सवाल पूछे गए हैं। जैसे पहला तो यही हो गया मुहावरे एवं लोकोक्ति, दूसरा आपका पर्यायवाची, तीसरा विलोम, चौथा एकार्थी अनेकार्थी, ठीक है, एकार्थी अनेकार्थी, ये और कुछ और भी जो है कि चैप्टर्स हैं। ये सब चैप्टर्स जो हैं इनसे 1 सवाल 2 सवाल रेगुलर हैं। और जो बड़ी खास बात इसमें ये है कि आपको हम इसमें ना तो कोई ट्रिक ना तो कोई नियम बता सकते हैं। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि इनका डेली बाय डेली आप 10-10 मिनट इन पर समय जरूर दें, और खासकर पर्यायवाची विलोम पर। और सारे तो जो है कि आप लगभग क्लियर कर लेते हैं, कि पर्यायवाची विलोम में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पर्यायवाची विलोम के लिए व्यक्तिगत रूप से आप जो है कि 10 से 15 मिनट पर्यायवाची के लिए, 10 से 15 मिनट विलोम के लिए जरूर निकालिए। और इनसे पर्यायवाची विलोम से तो 2-2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो बिल्कुल लापरवाही चलने नहीं चाहिए, इनका प्रैक्टिस ही एकमात्र रास्ता है। प्रैक्टिस बहुत भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से करें। चलिए अगले प्रश्न पर, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपने कहा वैमनस्य का विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य, अवमनस्य। अच्छा, एक जरूरी बात और है कि ये जो प्रश्न है ये पुलिस की परीक्षा का जो है में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना हो कैसे प्रश्न है कैसे नहीं। हिंदी में पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एसआई में पूछे गए प्रश्न है। तो बिल्कुल जो है कि बेहिचक होकर ये प्रश्न और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दें। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य, वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। अब ये वैमनस्य क्या होता है, वैमनस्य का मतलब जो होता है मानसिक जो दुख होता है, मानसिक दुख जो होता है उसे हम कहते हैं वैमनस्य। और सौमनस्य क्या होता है भाई, जायज सी बात है, जब मानसिक प्रसन्नता होगी तो उसे सौमनस्य कहेंगे। तो वैमनस्य और सौमनस्य आपस में एक दूसरे के विपरीतार्थी या फिर विलोम है। जस दूल्हा तस बनी बराता, इस कहावत का क्या अर्थ है। अब देखिए मुहावरा और जो है कहावत से एक ही जो है कि पेपर में 2 प्रश्न आ गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। जस दूल्हा तस बनी बराता, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना या फिर अच्छे बुरे को एक समझना। तो आपने कहा जस दूल्हा, जैसा दूल्हा है और वैसे ही बाराती है भैया, ठीक है, जैसे ही दूल्हा है वैसे ही बाराती है। इसका मतलब जैसे खुद है और वैसे ही उसके साथी भी हैं, ठीक है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज या उद्भुज।
सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उद्भिज का मतलब होता है जो धरती फोड़ के जन्मता है अपने आप, जो धरती फोड़ के जन्मता है, यानी क्या, पेड़ पौधे लताएं ये सब, भाई आप बीज डाल दो इसका, धरती फोड़ के ही तो जन्मते हैं, तो इनको हम उद्भिज कहते हैं। अब पहला ऑप्शन की चर्चा कर ले, स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब जो स्वयं उत्पन्न होता हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जन्मजात यानी जन्म से लेकर के, जन्मजात कहते नहीं भाई ये जन्मजात अंधा है, मतलब जन्म से ही अंधा है, ठीक है। जन्मजात कमीना आदमी है, मतलब जन्म से ही कमीना आदमी है, ये बात की बात नहीं है। जरायुज, जरायुज का एक तरीके से अर्थ होता है भाई स्तनधारी, जो मतलब कि शिशुओं को जन्म देता हो जो है जीव, उसे हम जरायुज कहते हैं, ठीक है, उसे हम जरायुज, स्तनधारी का ही एक पर्यायवाची मान के चलिए उसको। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? पृष्ठांकन मतलब पृष्ठांकित कर रहे हैं, उसका अंग्रेजी अनुवाद अमेंडमेंट, वेरिफिकेशन, स्पेसिमेन, एंडोर्समेंट। तो पहले तो हम सबकी चर्चा कर लेते हैं। अमेंडमेंट का मतलब आप जानते हैं संशोधन, ठीक है, संविधान में बहुत प्रयोग होता है। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापन होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापन। स्पेसिमेन का मतलब होता है, आपने देखा होगा किताबों में कि स्पेसिमेन जो सरकारी किताबें आती हैं उस पर लिखी होती हैं स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, यानी यह जो कॉपी है, यह किताब जो है, यह स्पेसिमेन है, यानी नमूने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिमेन का मतलब नमूना होता है। तो बचता है ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एंडोर्समेंट, ठीक है। तो पृष्ठांकन को अंग्रेजी में एंडोर्समेंट कहते हैं। अच्छा, जब भी आपको ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो प्रयास करें कि अगर डायरेक्ट उत्तर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो ऐसे ही छांट के आप उत्तर करें, मतलब कि 2-3 को आप जो है कि अलग कर लें कि हाँ इसका मतलब ये होता है। 2-3 तो आपको आ ही जाएंगे, चौथा जो होता है और वो कठिन वाला थोड़ा सा पूछते हैं तो वो वाला आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इसमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा? देखिए अनेकार्थक फिर आ गया ना एक सवाल, अनेकार्थक से आ गया, पर्यायवाची से आ गया, विलोम से आ गया, मुहावरे लोकोक्ति से आ गया। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें जो है कि ये सब प्रैक्टिस में खूब रखना है। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। मूक का कौन सा अर्थ नहीं है? गूंगा मूक का अर्थ होता है, चुप मूक का अर्थ होता है, शांत मूक का अर्थ होता है, विवश, विवश का मतलब लाचार आदमी होता है, उस मूक का अर्थ लाचार नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अनेकार्थक में पर्यायवाचक में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूजन को हम यहाँ दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कमल, कमल के पर्यायवाची क्या होता है भाई? नीरज, पंकज, हम केवल 2 लेते हैं, नीरज और पंकज, ठीक है। और हमने एक जो है कि अनेकार्थिक शब्द ले लिया, कर, कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है, सही है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, कमल का मतलब हो नीरज और पंकज। अब एक बात बताइए, नीरज अगर जब हम कहेंगे तो आप पंकज समझिएगा नहीं समझिएगा? पंकज कहेंगे तब भी आप कमल समझिएगा, नीरज कहेंगे तब भी कमल समझेंगे, पंकज कहेंगे तब भी कमल समझेंगे। और नीरज कहेंगे तो पंकज, नीरज का अर्थ पंकज भी होगा, पंकज का अर्थ नीरज भी होगा, सही है। लेकिन अनेकार्थक में ये कर का मतलब हाथ, टैक्स तो हो जाएगा, लेकिन टैक्स का मतलब हाथ और हाथ का मतलब टैक्स नहीं होगा। यानी जो अनेकार्थक शब्द होते हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में मैच नहीं करते हैं, जबकि पर्यायवाची आपस में मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची और अनेकार्थक में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पर्यायवाची का मतलब सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन अनेकार्थक का मतलब क्या होता है? इस शब्द का जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के अर्थ ये सब होते हैं, आपस में इनका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? अच्छा, कारक आप जानते हैं कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव की स्थिति, संबंध काके की, अधिकरण में, पर संबोधन है, अरे ये 8 कारक होते हैं। अब राम की गाय चरती है तो बताइए राम की गाय, काके की आ गया ना, संबंध काके की, तो आपने कहा संबंध काके की, तो आपने कहा यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपको बार बार एक बात के लिए जो है कि आप इस कंफ्यूज रहते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में। कर्म कारक संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है? कभी कभी जो है कि वो मिसमैच करते हैं आपस में। जैसे जब भी किसी चीज को देने की बात हो तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। कौन सा संप्रदान? मैंने उसको पुस्तक दी, तो वहाँ संप्रदान कारक हो, मैंने उसको पुस्तक दी, भले को लगा हुआ है लेकिन रहेगा संप्रदान कारक। लेकिन जब देकर लेने का
अर्थ में दिया जाएगा, लेके जब दे करके लेने का अर्थ वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक। जैसे मैंने मोची को जूता दिया, तो मोची को जूता दिया तो जायज़ सी बात है या तो सिलने के लिए दिया होगा या तो जो है कि पॉलिश करने के लिए दिया होगा, ऐसे किसी कार्य को दिया होगा। तो जब ऐसा संदर्भित हो वाक्य से ही कि भाई देकर लेने के चक्र की चर्चा हो रही है तो वहाँ कर्म कारक होगा। लेकिन जब केवल देने की चर्चा हो तो भले को लगा हो, होता संप्रदान कारक ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो यह तो आप बिल्कुल स्पष्ट होंगे कि भाई सर्वनाम शब्द कौन सा है। यहाँ पे सर्वनाम शब्द जो है वो वह है। ठीक है, अब ये वह जो है वह कौन सा सर्वनाम है? तो आपने कहा अनिश्चयवाचक तो होगा नहीं, स्पष्ट क्लियर है। निजवाचक तो भाई आप का जब प्रयोग आप अपने आप स्वयं खुद की चर्चा की है तो निजवाचक होता है। संबंधवाचक होगा नहीं क्योंकि काके की रारे नहीं लगा होना चाहिए। अच्छा, बच्चा क्या है? निश्चयवाचक। कैसे निश्चयवाचक होगा भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह ये वे, यही चार तो होते हैं, यह वह ये वे। सर्वनाम कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपने कहा पहला होता है पुरुषवाचक, जिसमें 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, तो पहला पुरुषवाचक, दूसरा हो जाता है निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा संबंध, पांचवा प्रश्न और छठा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, अनिमित। अच्छा, एक बात बताइए, हमने आपको बार बार एक बात बताई है कि भाई जब भी विशेषण कहें कि विशेषण इसमें से कौन सा है, तो विशेषण हमेशा वही होगा जिसके बाद कोई संज्ञा अपना स्थान बना सके। अगर कोई संज्ञा अगर आ सकता है तभी वो शब्द विशेषण है, अन्यथा वो विशेषण नहीं है। जैसे मैंने कहा अच्छा, तो अच्छा के बाद कोई संज्ञा आप रख सकते हैं, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा आदमी। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा आर्थिक, तो आर्थिक कमी, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक लाभ, आर्थिक हानि है, तो आर्थिक गतिविधि। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम देखेंगे अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, अनिमित। तो पहले तो ये 3 जो हैं, ये ऑप्शन जो शब्द हैं, ये शब्द ही गलत हैं, शब्द ही सही नहीं है। ऐसे इन सब का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो अनुमानित ही सही हो जाएगा। और हम लोगों ने जो नियम पढ़ा ये, तो इससे भी ये प्रूव होता है कि अनुमानित के बाद कोई संज्ञा लगाइए। तो आपने कहा अनुमानित आंकड़ा है ना, अनुमानित अंक, तो आपने कहा इसके बाद अनुमानित के बाद कोई संज्ञा का प्रयोग कर पा रहा है ना, और जब किसी संज्ञा का प्रयोग कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जो अनुमानित होगा ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो जब पानी बरसता है, इसमें कौन सा वाक्य है? यानी उपवाक्य की बात कर रहे हैं ये। तो आपने कहा जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो इसमें जब पानी बरसता है क्या, कौन सा उपवाक्य है? तो आपने कहा बताओ पहले, ये जब जो है ये बरसने के साथ में आया है, तो बरसना क्या है? क्रिया, और क्रिया के साथ में जब, तो ये कालवाचक विशेषण न हो गया। जब कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, और जब कालवाचक क्रिया विशेषण के साथ में जब ये उपवाक्य पूरा चल रहा है तो हम कहेंगे कि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया विशेषण की भी चर्चा करें तो वो भी कि भाई क्रिया विशेषण होते हैं 4। जब क्रिया के पहले कोई शब्द ऐसा आए जो क्रिया की विशेषता बतलाए तो वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैं तेजी से भाग रहा हूँ, तो भाग रहा हूँ कैसे? तेजी से। ठीक है, मैं कल आऊँगा, मैं आऊँगा कब? कल। ठीक है, तो क्रिया के पहले जब आएगा तो वो जो है क्या हो जाता है? वो क्रिया विशेषण हो जाता है। और क्रिया विशेषण होते हैं 4। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, इसके बाद परिमाणवाचक और फिर रीतिवाचक। ठीक है, 4। इसी को हम लोगों ने कहा है कालवाचक मतलब कब, स्थानवाचक मतलब कहाँ, रीतिवाचक मतलब कैसे, और परिमाणवाचक मतलब कितना। ठीक है, कब, कहाँ, कैसे, कितना। क्रिया विशेषण कितने, कौन कितने होते हैं? 4 होते हैं, और वो होते हैं कब, कहाँ, कैसे, कितना। ठीक है, अब ये है आपका अंतिम प्रश्न, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब ये स्वर्ग का पर्यायवाची आपको ढूंढना है, ढूंढ करके, या फिर आपको पता है तो इसके विषय में चर्चा आप जो है ग्रुप में विस्तृत रूप से आप लिखेंगे। आप हर कोई जो है अगर 4-5 लोग भी अगर ग्रुप में लिख देते हैं तो सभी आप पहले तो जो लिखेगा वो परिपूर्ण हो जाएगा इसके संदर्भ में, और इसके बाद जो देख रहा होगा वो भी, उसको भी पूर्णतः जानकारी मिल जाएगी। तो आपको जो है कि ग्रुप में इसके बारे में स्वर्ग का पर्यायवाची के संदर्भ में इस प्रश्न के संदर्भ में कौन कौन सा नहीं है, ठीक है, और जो नहीं है
कौन सा पर्यायवाची नहीं है, और जो है तो वो किसका किसका है, कैसे कैसे है, इसका डिस्कशन आप जो है कि ग्रुप में आपको लिखना है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। 20 प्रश्न ऐसे। आज का वीडियो तो लगभग 30 मिनट का हो गया है, लेकिन अब जो है चूँकि आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हुआ था, तो प्रयास रहेगा कि 20 से 25 मिनट तक का वीडियो रहेगा, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा आपका समय भी ना खींचे, बहुत ज़्यादा MB भी ना खींचे। ठीक है, चूँकि आपको अपना सिलेबस जो है कि भी कंप्लीट और करने होते हैं, तो इसलिए जो है 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इस बात का बखूबी ध्यान रखें कि हम जितना अपने प्रति सचेत रहेंगे, अपने प्रति अनुशासित रहेंगे, अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, वो हमारे भविष्य के लिए उतना भी बेहतरीन है। अगला सिलेक्शन लेके निकल जाएगा, हम रह जाएंगे, तो उसमें हमारी लापरवाही है। ठीक है, तो प्रयास करें कि जितनी बातें हम बता रहे हैं, जितनी बातें क्लास में बताई जा रही हैं, उन सब का बहुत बखूबी अनुसरण करें और उससे ज़्यादा भी करने का प्रयास करें। कम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। हो सकता है संडे को हम आएँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।